ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका है, तो टेलर का है, ठीक है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका, टेलर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोपोन्ड बाय फ्रेडरिक टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने प्रोपोन किया, तो आंसर क्या होगा, फ्रेड टेलर हो गया। अच्छे, ये जो थ्योरी है ना, ये पहली कोहेरेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है ना। बिल्कुल ये माइंड में याद रखना, ये बिल्कुल ही माइंड में याद रखना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। कि मैं भी इसका रीजन भी बताऊंगी। देखो पहले क्या होता था कि क्लासिकल थ्योरी आए, उन्होंने डिफिनेशन दिया, दे रहे थे, ये आगे थोड़ा साइंटिफिकली व्यू दे दिए, इस वजह से इनको कोहेरेंट थ्योरी बोला जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि टेलर वाज ए नॉट, ये मत पढ़ो क्योंकि मैं तुम लोगों को भी ऊपर अच्छा पढ़ो दिया हुआ आंसर, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। टेलर वाज ए नॉट द ओरिजिनेटर ऑफ दिस थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलर ने ओरिजिनेट नहीं किया है। सबसे पहले ये जो वर्ड है ना, इसको जो क्वाइन वो टेलर ने नहीं किया है, उसको एक थिंकर जो था, उनका नाम है लुईस ब्रांडीज। 1910 में लुईस ब्रांडीज जो है ना, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड को क्वाइन किया था, ठीक है। ये बात याद रखना। हमको यहाँ पे क्या क्या याद करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, तो टेलर ने दिया। दूसरा क्वेश्चन, कोहेरेंट थ्योरी किसने दिया, पहली कोहेरेंट थ्योरी कौन है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तीसरा हमको क्या याद करना, अभी हम लोग याद करना, जो तीसरा याद करना, रुक जाओ। It was a Taylor who used the term to give the complete and systematic explanations of scientific method and technique for promoting the organization efficiency and economic। बोला कि टेलर ने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड को यूज नहीं किया है, बल्कि 1910 में लुईस ब्रांडिस ने यूज किया था, लेकिन सबसे पहली बार इसको सिस्टमेटिक वे में और कंप्लीट वे में किसने डिफाइन किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को, तो टेलर ने किया था, ठीक है। इसलिए टेलर को फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, इसको एक और नाम से बोला जाता है, वो है टेलरिज्म, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, टेलरिज्म। यहाँ पे तीन चीज याद करेंगे, एक तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, टेलर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट। तीसरा टेलर को टेलर, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट इसको टेलरिज्म भी बोला था। बल्कि अगर हम चाहेंगे तो दो ही याद कर सकते हैं, फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक है, नीचे देखो बुक है। बुक एग्जाम में तुम्हारा कैसे आता है, एक बार तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया है, कभी कभी ऐसे इंडिविजुअल भी पूछता है, तो हम इसका एक स्टोरी याद किए, हम आरसी को ऐसे याद किए थे, ठीक है ना। अब देखो तुम लोग को याद हो रहा है कि नहीं, मतलब मैं आरसी को इसी तरह से याद करती थी, तो तुम लोग को भी ऐसे याद कराऊंगी। देखो सबसे पहले तुम्हारा मैं एक चीज करती हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। देखो पहले कैसे याद करो कि एक पीस, पहले बुक का नाम क्या है, पीस रेट सिस्टम। फर्स्ट बुक का नाम है ए पीस रेट सिस्टम, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक पीस लिया, ठीक है ना। पहले मैंने एक पीस लिया, पीस लेके मैंने शॉप से पूछा, शॉप से दाम पूछा, शॉप से एक पीस लेके मैंने शॉप से दाम पूछा। एक पीस लिया, मैंने एक पीस उठाया और एक शॉप से पूछा कि दाम क्या है, उसने दाम बताया तो मैंने बोला काट कर दे दीजिए। तो कपड़ा दुकान में पीस लेने जाती है ना, कपड़ा का पीस, तो पहले तुम पीस उठाई, पीस उठा के तुम शॉप दुकान से पूछी कि इसका दाम क्या है, तो उसने दाम बताया तो तुमने बोला कट कर दीजिए, कट करके कट कर दीजिए। तो पहले तुम्हारा कौन आ गया, टेलर का बुक पीस रेट सिस्टम, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। पहला बुक का नाम है पीस रेट सिस्टम, दूसरा का नाम है शॉप मैनेजमेंट, तीसरा का नाम है आर्ट ऑफ कटिंग एंड मेटल्स। तो पहले मैंने दुकान में गया तो पीस देखा, मैंने एक पीस को पसंद किया और दुकान वाले से मैंने पूछा कि मैंने शॉप से पूछा कि इसका दाम क्या है, शॉप मैनेजमेंट से पूछा दाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये तो मैंने बोला भैया काट दीजिए, कर दिया। उसके बाद मैंने उसको घर लेके आ गया और मैंने मुझे दो भी उस कपड़ा पे साइंटिफिकली मतलब मैंने उसको सिलने दे दिया, मतलब मैं उस पे अपना कुछ दिमाग लगाने लगी, साइंटिफिकली दिमाग लगाने लगी कि इस कपड़ा में कैसा कपड़ा बनाऊंगी, डिजाइनर बनाऊंगी, है ना। मैं अपने यहाँ पे साइंटिफिक माइंड यूज करने लगी कि ये कपड़ा को कैसे बनाऊंगी, डिजाइनर बनाओ, पटियाला बनाओ, क्या बनाओ, है ना, इस तरह से। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज करने लगे लास्ट में,
पहला हो गया पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 4 बुक हो गया याद। चलो आओ बुक बताओ, पहला क्या था? पहला है पीस रेट सिस्टम, फिर शॉप मैनेजमेंट, तीसरा है आर्ट ऑफ कटिंग, और फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद हो गया? बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। याद हो गया ना? ठीक है। ठीक है। हाँ तुमको तो याद होगा। ठीक है चलो फिर ये वाला देखो, ये वाला एक बार देख लो, उसके बाद मैं समझा रही हूँ। मैं समझा रही हूँ, एक सेकंड। ये देखो, उसके बाद मैं समझा रही हूँ। देखो, बोल रहे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि साइंटिफिक प्रिंसिपल का मैनेजमेंट कितना है, तो क्या होगा? 4 प्रिंसिपल है। कितना प्रिंसिपल है? 4 प्रिंसिपल है। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है साइंटिफिक मैनेजमेंट के? 4 प्रिंसिपल है। कौन कौन सा वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है, देखो क्या, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। बोल रहा है कि साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है। अभी मैं इसके मतलब में समझा रही हूँ। साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, ठीक है। साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब का मतलब मैं समझा रही हूँ, पहले तुम लोग पढ़ो कि पहला प्रिंसिपल का नाम क्या है? साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, ठीक है। इसका मतलब मैं समझा रही हूँ कि क्या होता है। रुक जाओ। देखो, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान लो, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर या वर्कर, ठीक है ना, एक में, ओहो, बार बार ना कॉल आ जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा काटने दो तो फिर ये हट ही जाएगा। ठीक है। हाँ देखो, बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है ना, जो भी स्टडी करो ना भाई, कुछ भी स्टडी करो, किसी भी चीज का स्टडी करो, तो साइंटिफिकली बेसिस पे स्टडी करो, ठीक है ना। साइंस के बेस पे स्टडी करो या साइंटिफिकली स्टडी करो। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको स्टडी करना है ना, तो बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस पे स्टडी करो। कहने का मतलब है, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। साइंटिफिकली स्टडी करो किसी भी चीज के लिए। मान लो तुमको अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है ना, तुमको न्यू वर्कर को या न्यू एम्प्लॉयमेंट को अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, तुमको न्यू एम्प्लॉयमेंट को अपॉइंटमेंट करना है। तो तुम क्या करो, यहाँ पे जब अब एम्प्लॉय आए, इंटरव्यू देने के लिए आए आए, तो अब इंटरव्यू तुम ले रही हो, तो अब तुम इंटरव्यू लो तो तुम उनका क्वालिफिकेशन देखो, ठीक है ना, उसका क्वालिफिकेशन देखो, ठीक है। उसका क्वालिफिकेशन देखो कि किसका ज्यादा क्वालिफिकेशन है। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, और तुमको इंजीनियर पोस्ट के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो तुम देखो कि किसका क्राइटेरिया जो है ना फुलफिल हो रहा, ठीक है ना। जिसका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा, जो जो इंजीनियर का क्वालिफिकेशन रखता है, तुम उसको उठाओ। तुम इनोटेशंस के बेस पे, मतलब जो तुम्हारा दिल बोल रहा है कि इस पर्सन को ले रही मेरे जान पहचान का है, वैसे मत लो, वैसे मत लो। बल्कि तुम उसको देखो कि उसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, उसने इंजीनियरिंग किया है या नहीं किया है, ठीक है। तुम टैरल और एरल मेथड मत यूज करो। टैरल और एरल मेथड का मतलब ये होता है, कोई तुम गलत मेथड को यूज मत करो। अगर तुम अपना दिल से, तुम्हारा दिल बोल रहा है कि इस पर्सन को ले लो, है ना, तुम्हारा दिल बोल रहा है कि इस पर्सन के ले लो, है ना। मान लो कि ए से तुम्हारा जान पहचान है, और तुम्हारा दिल बोल रहा है ना कि ये मेरा जान पहचान का लोग है, तो इसको अपॉइंटमेंट कर ले रहे, ठीक है ना, इसको इंजीनियर बना ले, तो मैंने इसको इंजीनियर बना लिया। तो ये पता है क्या हो जाएगा? ये टैरल और एरल हो जाएगा भाई, ये गलत है। इसको क्या बोल रहे हैं कि ये कौन सा मेथड हो जाएगा? ट्रायल एंड एरर। बिल्कुल ये ट्रायल और एरर मेथड है, ठीक है। ये ट्रायल और एरर मेथड हो जाएगा। तुम अपने दिल के बोलने पे मत लो, बल्कि क्वालिफिकेशन के बेस पे लो, ठीक है ना। साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है, वो ठेंगा नहीं है, वो ऐसे नहीं है। वो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है टैरल एंड एरर। साइंस कोई टैरल और एरर मेथड नहीं है। आप बिल्कुल उसको लीजिए, तो पहले आप देख लीजिए उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, है ना। बिल्कुल एक मेथड यूज करो, वन बेस्ट, वन बेस्ट, बेस्ट में लिख रही हूँ ना, बी होगा, ठीक है ना।
वन बेस्ट, ठीक है, वन बेस्ट वे चुनो, एक सही रास्ता चुनो। सही रास्ता क्या है कि देखो कि वो पर्सन इंजीनियर के लिए है कि नहीं, उसका क्वालिफिकेशन है कि नहीं। अगर उसका क्वालिफिकेशन है तो आप उसको यूज कीजिए, बल्कि आप उसको अपॉइंटमेंट कीजिए। जब आप उसको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ना, तो यानी आपने बिल्कुल वन बेस्ट वे को यूज किया। ठीक है, अगर आपने अपने पूरा क्राइटेरिया आपने देखा कि बी है ना, बी ये पर्सन है, और बी जो है ना ये इंजीनियरिंग करके आया है और इसका सब क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है, तो आप इसको यूज कीजिए, आप इसको अपॉइंटमेंट कीजिए। जब आप इसको अपॉइंटमेंट करें ना, यानी आप क्या किए, यानी आप एक वन, ठीक है, वन बेस्ट बेस्ट वे को यूज किए। ठीक है ना, यानी इसका मतलब आप एक सही रास्ता चूज किए। लेकिन अगर आप अगर आप ए को चूज कर लेते ना, क्योंकि आपका दिल बोल रहा था, क्योंकि ये आपका रिलेटिव था, तब ये हो जाता ट्रायल एंड एरर मेथड, तब ये हो जाता ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है ना, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब, तो साइंस को बिल्कुल रूल ऑफ थंब के जैसा मत लीजिए भाई, है ना। टेरल और एरर मेथड मत यूज कीजिए ना, तो वो रूल ऑफ थंब हो जाएगा, है ना। तो पहला प्रिंसिपल क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कि साइंस जो है रूल ऑफ थंब नहीं है। बताओ पहला प्रिंसिपल क्या है, तुम लोग बोलो। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, साइंस जो है रूल ऑफ थंब नहीं है। अगर आप साइंस के बेसिस पे यूज कीजिएगा तो आपका वन वेस्ट बे आएगा, लेकिन आप रूल ऑफ थंब के बेसिस पे अगर यूज कीजिएगा, अपॉइंटमेंट कीजिएगा, तो वो हो जाएगा ट्रायल और एरर। यानी आप दिल के अपना आपका दिल बोला, आपका इंट्यूशन बोला, अंदर से बोला उस पर्सन को ले लो, बड़ा गरीब है वो, ये वो उस तरह का नहीं चलेगा। ठीक है, उस तरह का नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया एक प्रिंसिपल। दूसरा आ जाओ। देखो ये वाला क्लियर हो गया, तो मैं दूसरा ला रही हूँ। ठीक है, मैं दूसरा आ रही हूँ, इसको मैं इरेज करती हूँ, तो मैं दूसरा बता रही हूँ। पहला प्रिंसिपल समझ में आ गया, पहला प्रिंसिपल का डिफिनेशन भी समझ में आ गया, क्या है वो भी आ गया। देखो क्या बोला दूसरा, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी जो है ना, वो कोई डिस्कॉर्ड नहीं है। हारमोनी जो है नॉट डिस्कॉर्ड, कहने का मतलब है कि सुनो भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में सबको मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है ना, मैनेजर को भी, ठीक है ना, मैनेजर एंड वर्कर, ठीक है ना, इन दोनों को आपस में बातचीत रखना चाहिए, पहला बात। ठीक है, बोले कि इससे अगर आप लड़ाई झगड़ा रखिएगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग दोनों आपस में क्लियर कम्युनिकेशन रखिए ना, आपस में हारमोनी बना के रखिए, हारमोनी बना के रखिए, बातचीत कीजिए। ठीक है, बोला कि हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कहने का मतलब ये है, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, डिस्कॉर्ड नहीं करना, हारमोनी बना के रखना है। ठीक है ना, हारमोनी बना के रखना, मतलब वर्कर और मैनेजर के बीच में हारमोनी का रिलेशन होना चाहिए, नॉट ए डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लड़ाई, कंप्लीट हारमोनी होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नॉट डिस्कॉर्ड होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड, है ना। और क्या होना चाहिए? हारमोनी होना चाहिए, हारमोनी होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वर्कर और मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हारमोनी होना चाहिए। ये समझ में आ गया? हारमोनी कैसे होगा? आप लोग है ना क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कीजिए, आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए, वर्कर मैनेजर का करेंगे, मैनेजर उनका करेंगे, उनके बात को मानेंगे, इनके बात को मानेंगे। आप लोग गोल शेयर कीजिए एक दूसरे से, जैसे वर्कर अपना, जैसे मैनेजर वर्कर के साथ गोल शेयर करेगा कि ये प्रोजेक्ट का ये गोल मैं रखा हूँ, तुम बता तुम्हारा कैसे मशवरा है। इस तरह से करने से ना एक ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ये टेलर स्टडी क्यों करता है? टेलर सिर्फ इसलिए स्टडी करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट अच्छा हो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हारमोनी बनाए, ना कि डिस्कोर्ड। डिस्कोर्ड नहीं होना चाहिए, बट के हारमोनी होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक ही इंडिविजुअल को बात को नहीं मानना चाहिए कि नहीं भाई तुम जो बोल रहे बस वही होगा,
बाकी जाए सब भाड़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबका बात को लेके चलना चाहिए, है ना। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल का मतलब है कि वही वाला बात हो रहा है, यही वाला बात भी तुम बोल सकती हो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हार्मोनी होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म, सिर्फ एक ही पर्सन पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर ऑन देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, यहाँ पे टेलर बोल रहा ना, यहाँ पे टेलर बोल रहा कि सुनो भाई, हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम करना है, ठीक है ना, अगर हम लोग को काम करना है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से आउटपुट लाना है ना, बहुत अच्छे से आउटपुट लाना है ना, तो हम लोगों के वर्कर वर्कर को भी वर्कर के एफिशिएंसी को ग्रेट करना होगा, उनकी प्रोस्पेरिटी को ग्रेट करना होगा, वर्कर का डिप्लॉयमेंट करना होगा, है ना, वर्कर के बारे में सोचना होगा, उनके एक्शन के बारे में सोचना होगा कि वो क्या करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, ठीक है, क्या करे कि जो उनको खुशी मिलेगा, ठीक है ना, क्या करने से उनको अच्छा फील होगा, क्या करने से उनको प्रोस्पेरिटी होगा, क्या करने से उनको एफिशिएंसी होगा, है ना, क्या मैं करूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वर्कर जो है ना, वर्कर के लिए अच्छा होगा। फिर हम जब वर्कर को अपॉइंटमेंट भी करें तो हम उसका क्वालिटी भी देखें कि हाँ वो जो वर्कर है वो उस काम के लिए एबल है कि नहीं, है ना, ये भी देखें। फिर जब वर्कर अपने काम, जब उसको हम लोग अपॉइंटमेंट कर ले तो उसके एफिशिएंसी के बारे में भी सोचे कि उसके अंदर ग्रेट एफिशिएंसी है कि नहीं, वो काम कर सकेगा कि नहीं, वो काम कर पाएगा कि नहीं, उसके अंदर एबिलिटी चेक करे। फिर उसकी प्रोस्पेरिटी के भी लिए सोचे कि उसके लिए क्या करे, उसके लिए क्या अच्छा करे, ठीक है ना। पहले तो डिप्लॉयमेंट वर्कर, तो वर्कर का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा कि हम ऐसे वर्कर को अपॉइंटमेंट करें जो ग्रेट एफिशिएंसी करने के लिए तैयार हो, ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए एबल हो, है ना, जो भी काम दे वो करने के लिए तैयार हो। दूसरा, फिर उनके भी प्रोस्पेरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो उनको क्या चाहिए, उनको कैसा काम करने का जगह चाहिए, है ना, सब सोचना पड़ेगा। वर्कर का डिप्लॉयमेंट के बारे में सोचना, उसके ग्रेट एफिशिएंसी के बारे में सोचना, उनकी प्रोस्पेरिटी के बारे में सोचना, है ना। वर्कर का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, वर्कर का डिप्लॉयमेंट होगा उनके उनके अंदर एबिलिटी देखना होगा, है ना, मतलब ऐसे वर्कर को अपॉइंटमेंट करेंगे, जिस ऐसे वर्कर को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे वर्कर को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर वो एबिलिटी हो, है ना, उसके उसके अंदर वो एबिलिटी हो। कहने का मतलब है, अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो दम बड़ा, जो बीमार हो, हम उसको ले लिए कंपनी में काम करने के लिए, तो वो काम कर सकेगा नहीं ना। तो हम ऐसा वर्कर को सिलेक्ट करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम कर पाए, ठीक है ना। अब जब वो अपॉइंटमेंट हो गया तो अब हम उसके बारे में भी सोचेंगे कि उसको क्या दे, है ना, उसके बारे में सोचेंगे, है ना। पहले यहाँ बोला कि डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर देयर ग्रेट एफिशिएंसी, वर्कर के डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, उनके एफिशिएंसी देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हाँ उनके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, वो काम कर पा रहे कि नहीं, हाँ कर पा रहे, तब उनके बारे में भी अच्छा सोचेंगे कि उनके बारे में भी कुछ अच्छा हम लोग को करना पड़ेगा, है ना, उनका काम करने का जगह अच्छा देना पड़ेगा, उनको अच्छा सैलरी देना पड़ेगा, ये सब सोचना पड़ेगा, ठीक है। बताओ, चार प्रिंसिपल याद हुआ, चार प्रिंसिपल याद हुआ, हेलो, चार प्रिंसिपल याद हो गया, ओके। देखो पहला चार प्रिंसिपल क्या है, साइंस, साइंस जो है, नॉट रूल ऑफ थंब, बोलो, नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, थंब, हार्मोनी, हार्मोनी नॉट हार्मोनी डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हाँ। उसके बाद है तुम्हारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। साइंटिफिक मैनेजमेंट के चार प्रिंसिपल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के चार प्रिंसिपल है। पहला पहला प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा, मैं बोल रही हूँ उसके बाद तुम लोग सुनना। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, कॉपरेशन पे फोकस करना ना कि इंडिविजुअल पे, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वर्क देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। उसके बाद देखो, वो तो तुम्हारा प्रिंसिपल था, ये टेक्निक्स है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कितने टेक्निक्स है, इधर देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कितना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल चार है, लेकिन जब टेक्निक्स पूछेगा तो देखो टेक्निक्स पांच है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। टेक्निक्स कौन कौन सा है, 5 है, कौन कौन सा, पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप,
ये पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, ये कल करेंगे, ठीक है ना। पहले टेक्निक्स याद कर ले रहे, बाकी कल क्लास करेंगे। कल मैं बहुत मतलब ये क्या नाम है ढेरे क्लास कराऊंगी, इतना लेट नहीं होगा। आज मैं उधर आयर में चली गई ना, इसलिए मैं ज्यादा कोशिश करूंगी कि एक दिन में 2-2 क्लास हो जाए, ठीक है ना। कल मैं 2 क्लास करने की कोशिश करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि इस संडे तक का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रिंसिपल कौन सा है, 4, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद बोला कि टेक्निक्स कितने हैं, टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेक्निक्स कितने, तो 5 टेक्निक्स हैं। कौन कौन सा, तुम्हारा फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क को कैसे स्टैंडर्ड करना है, वर्क को कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करना है, और बिल्कुल सिंपल वे में करना है। मतलब किसी भी काम को स्टैंडर्ड भी बनाना है और उसको सिंपल वे में काम करना है, ठीक है। किसी भी काम को स्टैंडर्ड भी बनाना है और उसको सिंपली काम को सिंपल भी बनाना है, ये टेक्निक्स दो में बोला गया है। फिर वर्क स्टडी करना, वर्क स्टडी में आ जाएगा तुम्हारा मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिक स्टडी। प्रीवियस क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वर्क स्टडी है, प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें से कौन सा वर्क स्टडी है, तो फैटिक स्टडी, टाइम का स्टडी करना, मोशन स्टडी करना, मेथड स्टडी करना, ये वर्क स्टडी के अंदर आएगा। उसके बाद बोल रहा कि जो डिफरेंस, ये 4 नंबर में क्या है कि डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम, मतलब जो वर्कर जितना काम कर रहा ना, जो वर्कर जितना काम कर रहा उसको उस अकॉर्डिंग काम दो। मतलब कि देखो अगर कोई वर्कर दिन भर काम कर रहा ना, देखो बोले कि मान लो कि एक वर्कर है और उसको हम 10 यूनिट काम करने दिए, ठीक है ना, 10 यूनिट काम करने दिए, तो अगर हम उसको ना 10 यूनिट का बोले कि हम तुमको देंगे 100 रुपए, ठीक है, तो वो काम कर दिया। जब मैं बोलूंगी ना कि सुनो तुम 20 यूनिट, तुम ना 40 यूनिट कर दो, ठीक है, तुम ना 40 यूनिट करो, मैं 200 रुपए दूंगा। इसको ये 1 घंटा में काम किया, तो ये फटाफट इसको काम करेगा, 2 घंटा में कर देगा। तो 2 घंटा में तुम्हारा 400 यूनिट, सॉरी 40 यूनिट तैयार हो जाएगा, 40 है ना। 200 रुपए तुम दोगे ना, 200 रुपए तुम दोगे ना, खाली 100 बढ़ाने पड़ेगा देखो, लेकिन तुम्हें 40 यूनिट काम कर देगा, ठीक है ना। तो बोला कि वर्कर जो है ना, वर्कर जो है ना पैसा से मोटिवेट होते हैं। उनको जितना इनिशिएटिव दोगे ना, जितना तुम पैसा दो, इनिशिएटिव का मतलब होता है पैसा, जितना तुम पैसा के लालची दोगे ना, जितना इनिशिएटिव दोगे ना, उसके अंदर उतना ही आएगा। देखो पहले 10 यूनिट कर रहा था वो 100 रुपए में, तुम उसको 100 का 200 कर दो, बोलो मैं 200 दूंगा, लेकिन तुमको 400 यूनिट करना वही 1 घंटा में, वो फटाफट करेगा, उसके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बेस्ड सिस्टम का मतलब यही है। मेंटल रिवोल्यूशंस का मतलब वही बात बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर और वर्कर के बीच में हार्मोनी होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रेंडशिप होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रेंडशिप होना चाहिए, ठीक है ना। मैं गलत लिख दी हूँ, रुको मैं लिख रही हूँ, फ्रेंडशिप होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए। देखो लड़ाई होगा तो फिर अच्छा से पॉलिसी नहीं बनेगा। एक एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन अभी मैं जो पढ़ाई ना कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, बिल्कुल वही डिफिनेशन होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय और वर्कर को क्या करना है, एम्प्लॉय और वर्कर को फ्रेंडशिप बना के रखना है, कम्युनिकेशन करना है, गोल सेवर करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, ठीक है। मेंटल फंक्शनल फोरमैनशिप में कल पढ़ाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आज क्लास नहीं, टेक्निक 5 है, ठीक है ना, 5 टेक्निक है, टेक्निक कितना 5 है, ठीक है। 5 में से एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप किससे जुड़ा हुआ है, हो जाएगा आंसर क्या, टेलर से, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, टेलर। थोड़ा सा समझना है वो समझ लेते हैं बस। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, इज ए टेक्निक वेयर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस आर सेपरेटेड। मतलब फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है, जहां पे एक टेक्निक्स बनाना, काम करने का टेक्निक्स बनाना कि प्लान करना कि काम कैसे करना है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। काम को दोनों को सेपरेट कर देना, प्लानिंग को सेपरेट करना है और एग्जीक्यूशन को कैसे, काम कैसे करना है उसको अलग करना, और फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करना उसको अलग कर देना, सुपरविजन को डिवाइड कर देना। फंक्शनल फोरमैनशिप बोला ना कि सुपरवाइज इज ए सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन, तो बोला काम को 2 पार्ट में बांट दो, काम को 2 पार्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एक फंक्शनल फोरमैनशिप रखो,
ठीक ना। एक फंक्शनल फोरमैनशिप रहेगा। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या करेगा, काम को दो पार्ट में बांट देगा, काम को दो पार्ट में बांट देगा। जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज है ना, उसको उस पर्सन को वहां रखेगा। मतलब बोल रहा है क्या कि काम को दो दो पार्ट में बांट दो। एक को बोल दो कि प्लानिंग, जो पर्सन प्लानिंग करने में एक्सपर्ट है ना, जो पर्सन प्लानिंग अच्छे से कर पा रहा है उसको प्लानिंग डिपार्टमेंट में रख दो। और जो पर्सन एग्जीक्यूट करने में ज्यादा अच्छा है उसको एग्जीक्यूट डिपार्टमेंट में रख दो। ठीक है। आरसी, एक मिनट, क्या लिखे, जेबा आप क्लास कंटिन्यू कीजिए, मेरे घर पे गेस्ट आ गए हैं। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आरसी चली गई, ओके। देखो क्या बोल रहा है ये, आरसी का क्लास ऐसे भी हुआ है तो नहीं भी करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात देखो, फंक्शनल फोरमैनशिप, एक फंक्शनल फोरमैनशिप होगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, फंक्शनल फोरमैनशिप काम को 8 पार्ट में बांट देगा, ठीक है ना। एक होगा प्लानिंग, एक होगा एग्जीक्यूशन। ये याद नहीं करना, याद यहाँ करना है, ठीक है ना, ये वाला याद करना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। बोल रहा है कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ना, यानी मैनेजर जो होगा वो फंक्शनल फोरमैनशिप होगा। तो ये क्या करेगा, काम को दो पार्ट में बांट देगा। एक रखेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलो या एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट बोलो या प्लानिंग रूम बोलो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता मैं बता रही हूँ, बोलेगा इसमें से कौन सा प्लानिंग रूम में है, ठीक है। बोल देगा इसमें से कौन सा प्लानिंग रूम में है, कौन सा बॉस का रूम में है, ऐसे क्वेश्चन आता है वाला। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से। तो तुम देखो, बोला फंक्शनल फंक्शनल फोरमैन से कौन होगा, मैनेजर, ठीक है ना। मैनेजर बोला, मैनेजर का नाम क्या होगा, फंक्शनल फोरमैनशिप। मैनेजर क्या करेगा, काम को दो पार्ट में बांट देगा। बोलेगा एक काम होगा प्लानिंग का और एक काम होगा एग्जीक्यूटिव्स का। तो प्लानिंग में कौन होगा, देखो प्लानिंग, प्लानिंग रूम में कौन है, क्लर्क, क्लर्क, क्लर्क। और एक का नाम है शॉप डिसिप्लिनरी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग गौर से ये वाला पिक्चर देखो, क्योंकि अभी मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी भी, ठीक है। ये पिक्चर देखो, पिक्चर में क्या बोल रहा, पिक्चर में बोल रहा कि प्लानिंग रूम में कौन कौन है, प्लानिंग रूम में कौन है, रूट क्लर्क है, ठीक है ना। बोला प्लानिंग रूम में ना जो पर्सन जिस काम में माहिर है उसको दे दो, जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज है उसको दे दो, ठीक है ना। तो प्लानिंग रूम में कौन है, रूट क्लर्क है, ठीक है। अभी मैं इसको याद करने का ट्रिक भी बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, ठीक है ना। उसके बाद है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है। उसके बाद शॉप एंड डिसिप्लिनरीज क्लर्क है। एक शॉप होता है, मान लो एक शॉप है, शॉप में कोई क्लर्क होता है काम करने के लिए। तो याद रखो कि जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग, प्लानिंग में एक दुकान है ना, और दुकान में 3 क्लर्क काम करता है, एक क्लर्क, दो क्लर्क, तीन क्लर्क, ऐसे याद कर लेना। प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग कमीशन है ना, प्लानिंग कोई रूम का नाम है ना, प्लानिंग का नीचे एक दुकान है, याद करने का मैं ट्रिक बता रही हूँ। प्लानिंग का नीचे एक दुकान है, शॉप है, ठीक है ना, शॉप है। शॉप में कौन काम कर रहा है, 3 क्लर्क। मैं याद करने का ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि क्लर्क किस में आएगा, एग्जीक्यूटिव रूम में आएगा या तुम्हारा प्लानिंग रूम में आएगा, ठीक है ना। बॉस कौन सा रूम में आएगा, बॉस, बॉस कौन सा रूम में आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे बॉस है, यहाँ पे बी है, ये वाला बी है, इसको भी, ठीक है। तो मैं याद रखना, इसको ट्रिक बता रही हूँ। प्लानिंग का नीचे एक दुकान है और प्लानिंग रूम के नीचे एक दुकान है, इसके दुकान में 3 कलर काम कर रहा, ठीक है, 3 कलर काम कर रहा, ओके। उसके बाद आ जाओ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को कैसे याद करना है, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ऊपर बड़ा। तो बड़ा जो होगा, तो बड़ा में बॉस होगा, है ना, बॉस ही होगा, है ना, बॉस होगा। तो इसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो रूम है ना, इसके अंदर तुम्हारा एक ऑफिस होगा। ऑफिस में 3 बॉस है, 3 बॉस, बॉस है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बॉस ही मिलेगा। और बॉस के ऊपर भी एक मिलेगा इंस्पेक्टर, ठीक है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में मैनेजर क्या करता है, या फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या किया जाता है, तुम्हारा काम को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज रखता है उसको वो काम दे दो। तो प्लानिंग रूम में 4 पर्सन को रखा जाता है। एक होता है रूट क्लर्क, दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और फोर्थ होता है शॉप डिसिप्लिनरी, है ना, शॉप डिसिप्लिनरियन होता है, ठीक है। उसके बाद बोला जो प्रोडक्शन और एग्जीक्यूटिव रूम होता है, जहां पे सामान प्रोडक्ट होता है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो होता है वहां पे होता है स्पीड बॉस,
इंस्पेक्टर, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस। ठीक है, तो अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फंक्शनल फोरमैनशिप कितना होता है, ठीक है ना, फोरमैनशिप कितना होता है, ये जो है ना, ये फोरमैनशिप है, तो फोरमैनशिप कितना है, 8 फोरमैनशिप है। 4 इधर है तुम्हारा और 4 इधर है, ठीक है ना, कितना है, 8 है। कितना है, 8 है, 4 है, 4 इधर है, 4 इधर है, 8 है। अब मैं तुम लोग से, ये वाला समझ में आया, बताओ पहले, ये वाला समझ में आया, फंक्शनल फोरमैनशिप समझ में आया। मैनेजर ने काम को 2 पार्ट में बांट दिया, एक प्लानिंग रूम, एक प्रोडक्शन रूम। समझ में आया। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम लोग मुझे बताना, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम लोग बताना, तो ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैं वैसे ही दे रही हूँ। प्लानिंग रूम में, प्लानिंग रूम में क्या आएगा, मैं मुझे पूरा लिखने देना, उसके बाद बताना, ठीक है ना। रुको एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे इसको ये करना दो। चलो तुम लोग बताओ। आवाज नहीं आ रहा, बोल रहे। मैं, हाँ आप बोलो, आवाज आ रहा, बोलो। टाइम एंड कॉस्ट कलर, रूट कलर, स्पीड बोस, इंस्पेक्टर, कौन कौन किसमें किसमें आएगा। रूट कलर, रूट कलर, प्लानिंग में रूट कलर, प्लानिंग में रूट कलर का आएगा, बाकी वो दोनों उसमें आएगा, एग्जीक्यूटिव में फैक्टर उसमें आएगा। अच्छा तुम लोग ये वाला नहीं दिख रहा क्या तुम लोगों को, ये यहाँ पे पहले में जो लिखी हूँ, नहीं आया वो, टाइम, ये भी होगा प्लानिंग में। हाँ ये दोनों प्लानिंग, टाइम और कॉस्ट और रूट, ये दोनों प्लानिंग में होगा, और वो जो स्पीड और इंस्पेक्टर है वो एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल। अब तुम लोग को ये तो कितना हल्का है ना, रूट कलर, रूट कलर तुम्हारा किस में आएगा, तुम्हारा प्लानिंग में, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट कलर किस में आएगा, प्लानिंग में, मतलब जो कलर्क है, जो कलर्क है, जो कलर्क है वो प्लानिंग में आ जाएगा, मतलब जो नीचा है वो प्लानिंग में आ जाएगा, है ना। जो बॉस है, जहां पे बॉस लग गया, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, है ना, या फिर तुम्हारा आर भी कौन बॉस है तुम्हारा, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, ये सब हाई में आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में आ जाएगा, है ना। जो स्पीड बॉस है तुम्हारा, स्पीड बॉस हो गया, ठीक है ना, स्पीड बॉस हो गया, या तुम्हारा रिपेयर बॉस हो गया, ठीक है ना, जो रिपेयर बॉस हो गया, तो ये सब में तुम्हारा ये सब तो हाई है ना, तो ये सब हाई चीज में आ जाएगा, ठीक है ना। किस में आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा आ जाएगा एग्जीक्यूटिव या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हो गया क्लियर। फिर एक और है तुम्हारा, एक और है तुम्हारा गैंग बॉस, है ना, गैंग बॉस। ये 4 आ जाएगा तुम्हारा एग्जीक्यूटिव्स में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये वाला क्लियर हो गया, अब मैं ये पढ़ा रही हूँ, आज देखो। मैं क्या बोली कि टेलर क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कितना टेक्निक होना चाहिए, 5 टेक्निक होना चाहिए, है ना। तो पहला टेक्निक क्या था, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप कंप्लीट हो गया, 5 टेक्निक में से एक टेक्निक कंप्लीट हो गया, फंक्शनल फोरमैनशिप वाला कंप्लीट हो गया। ये दूसरा टेक्निक आया है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। देखो टेलर क्या बोल रहा है, टेलर सजेस्ट देता है कि देयर शुड बी फिक्स स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज द प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, प्रोसेस, मशीन, मशीनरी, द working conditions. This is save the time, the cost and bring the specialization in organization. बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पे देखो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ काम का मतलब क्या है, बोला आप काम का स्टैंडर्ड को सेट कर दीजिए, ठीक है। आपका जो
प्रोडक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो रॉ मटेरियल, जो प्रोसेस होता है। देखो मैं इस बता रही हूँ, आज सिंपल भी काम करने का तरीका सुनो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे वर्कर को काम करना है, ठीक है ना, वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है समझो, ठीक है ना, वर्कर यहाँ पे काम कर रहा, और यहाँ पे तुम रॉ मटेरियल्स रखी हो, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स रखी हो, ठीक है, यहाँ पे तुम रॉ मटेरियल्स रखी हो, यहाँ पे, तो वर्कर को यहाँ से यहाँ आने पड़ रहा, कितना कितना प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो बोला काम को सिंपल बना दो और स्टैंडर्डाइजेशन बनाओ। कैसे बनाओ, तुम ये जो रॉ मटेरियल्स इतना दूर में रखी हो ना, इतना दूर में मशीन भी रखी हो, बार बार वर्कर को यहाँ पे आना पड़ा, तुम क्या करो कि जहाँ पे वर्कर है ना, वहां पे लाके आसपास में रॉ मटेरियल्स रख दो, तो वर्कर को यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेने में इजी होगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, वर्कर जो है ना थकेगा नहीं, क्योंकि वो बार बार इतना दूर जाएगा, फिर रॉ मटेरियल्स लाएगा, या मशीन यहाँ पे रखा हुआ बार बार जाएगा फिर लाएगा, है ना, तो थक जाएगा, ठीक है, तो थक जाएगा तो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तुम क्या करो, तुम काम को स्टैंडर्डाइजेशन बनाने के लिए और सिंपल बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे रख दो, मशीन को भी यहाँ पे रख दो, ठीक है ना, जो भी वर्कर का जो भी है ना सामान यहाँ पे रख दो। वर्कर क्या करेगा, फौरन जाएगा यहाँ से सामान लेगा, मशीन को यहाँ से यूज करेगा, यहाँ से जल्दी से आएगा, उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम का सेव होगा, कॉस्ट वगैरह सब सेम होगा, वर्कर थकेगा भी नहीं। जब थकेगा नहीं ना, तो वो काम बहुत स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वाला काम करेगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वाला काम करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक बार क्या बोल रहा, देखो कि simplification aim at the elimination unnecessary variety, the size and dimension. It results saving the cost on the labor, the machine and a tool. With the help of the simplification, inventories and reduce and the resource are the fully utilized. पूरा नहीं याद करना है, लेकिन इसका हेडिंग याद करना है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशंस ऑफ वर्क। टेलर क्या बोला, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम को सिंपल बना दीजिए या स्टैंडर्ड बना दीजिए। तो काम को सिंपल बनाने का तरीका भी हम बताएं कि जो आप रॉ मटेरियल्स दूर में रखें, मशीन दूर में रखें, जो है ना उसको नजदीक बना दीजिए। देखो क्या बोल रहा ना कि आपको ना, और ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, देखो आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में ना, मान लो कि आपको कोई कंपनी है, कंपनी जो है बिस्किट कंपनी है, समझ लो कोई बिस्किट कंपनी है, ठीक है ना, कोई बिस्किट कंपनी है, तो आपको बिस्किट को प्रोडक्ट करना, बेचना है, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले उसका सैंपल बनाइए, ठीक है, सिंपल बना के पहले उसको आप डायरेक्ट ये मत को, स्टैंडर्ड काम कैसे होगा, देखो स्टैंडर्ड काम बनाने के लिए पहले तुम सैंपल बनाओ, ठीक है ना, सैंपल बना के तुम उसको मार्केट में उतारो, बिस्किट का सैंपल को पहले मार्केट में उतारो, मार्केट में उतार के देखो कि अगर तुम्हारा बिस्किट को सब लोग पसंद कर रहा, ठीक है, सभी लोग पसंद कर रहा ना, सभी लोग पसंद कर रहा, तो तुम क्या करो, उस बिस्किट को ढेर सारा बना लो, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा काम स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, सब लोग पसंद कर रहे तुम्हारा। और थोड़ा सा सैंपल बनाओगी तो बहुत अच्छा बनेगा। तुम जो सैंपल बना रही हो ना, थोड़ा सा बिस्किट बनाना, मुझे मान लो कि 50 बिस्किट बनाना है, ठीक है, तो 50 बिस्किट को बहुत अच्छे से बनाओ, पूरा दिल मन लगा के सैंपल बहुत अच्छे से निकाल लो। अब मार्केट में वो बिस्किट आया, तुम कभी कभी देखी होगी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, तो स्टार्टिंग में तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा से काम करता है, क्योंकि वो उसका सैंपल आया है, ठीक ना, टेलर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, नहीं बहुत अच्छा चीज है, बाल भी नहीं गिर रहा, इतना अच्छा चीज है, ठीक है, बहुत। एगो मैं स्टोरी सुना, जैसे इंदु लेखा का तुम बात सुनो, इंदु लेखा तेल मेरी अम्मी लगाती थी स्टार्टिंग में, उसे ना स्टार्टिंग में लगाने से उससे एक जरा बाल नहीं गिर रहा था, तो अब उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो अब जब उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया ना, तो उसके बाद फिर उसको यानी उसमें मिलावट होने लगा। तो टेलर यहाँ बोलता है कि अगर आपको मार्केट में कोई चीज उतारना है ना, तो पहले आप उसका सैंपल बनाइए, सैंपल बना के उतारिए, तो बहुत अच्छे से बनाइए, मन दिल जितना लगाना लगा दीजिए, पूरा पैसा भी लगाना अच्छा दे, क्यों, क्योंकि मार्केट में सब आप उसको खरीदने लगेगा, बोलेगा अच्छा चीज है, चलो लो, बहुत अच्छा चीज है, सस्ते में बेच रहा। जब लोग उसको खरीदने लगेंगे ना, जब उसका स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, लोग उसे खरीदने लगेंगे, तब आप उसके स्टैंडर्ड को कम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा, है ना, सब आपकी चीज को लेने का आदी हो जाएंगे, तो फिर आप उसको कोई छोड़ेगा नहीं, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। अब देखो, तो फिर यहाँ पे बोला कि काम को सिंपल कैसे करना है, तो काम का सिंपल उसी बोले कि मान लो कि बिस्किट बन रहा, ठीक है, तो बिस्किट बनाने के लिए तुमको जो रॉ मटेरियल्स यूज होगा ना, तो वो वर्कर का पास में ही रखो, यहीं पे रखो, आस पास में रखो, ये ना कि वर्कर यहाँ पे बिस्किट बना रहा, मटेरियल्स, बिस्किट का कारखाना यहाँ पर, या मटेरियल्स तुम उठा के यहाँ पे रख दो, तो इससे क्या होगा कि वर्कर बार बार मटेरियल्स लाने यहाँ जाएंगे, है ना, बार बार यहाँ लाने जाएंगे, तो उससे वर्कर थक जाएंगे तो काम अच्छा से नहीं करेंगे। तो आप क्या कीजिए कि मटेरियल्स को लाके यहाँ आस पास में रख दीजिए,
एक तो इससे टाइम भी बचेगा, वर्कर जो है थकेगा भी नहीं, और आपका जो काम होगा ना वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो वर्कर पहला क्या बोला, फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरा क्या बोला टेक्निक, एक ऑर्गेनाइजेशन में हटाने के लिए बोला एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 टेक्निक यूज करना है। पहला टेक्निक बोला फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा टेक्निक क्या बोला, दूसरा टेक्निक बोला स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या, कि अगर आपको मार्केट में कोई चीज उतारना है तो पहले उसको अच्छा यूज कीजिए, पहले उसको ओरिजिनल बना के मार्केट में उतारे, जब लोग उसका आदी हो जाए तब जाके आप उसको जो करना है कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को बोला कैसे, कि आप काम को आसान बना दीजिए, है ना। काम को आसान बनाने का तरीका ये है कि आप जहाँ पे आपका कारखाना है, मान लो कि यहाँ पे आपका बिस्किट का ये है, बिस्किट का चीज बनता है, तुम्हारा भट्टी में बनता है ना, तो यहाँ पे बिस्किट बन रहा, तो रॉ मटेरियल भी आप यहीं पे पास रखिए, ऐसे वर्कर को लेने में इजी पड़ेगा, तो वर्कर थकेगा नहीं, थकेगा नहीं तो अच्छा से काम करेगा। लेकिन आप रॉ मटेरियल्स को अगर आप यहाँ पे रख देंगे ना, तो बार बार लाने जाएगा, तो उस तरह से वर्कर थक जाएगा। तो आप काम को सिंपल बनाइए, है ना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तो पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, पहला टेक्निक। दूसरा बोल रहा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तीसरा आ जाओ, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रुक जाओ, मैं थोड़ा चार्ज लगा देती हूँ, कब चार्ज खत्म हो जाए पता नहीं। हाँ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क बोल रहा, फिर बोला, फिर टेलर क्या बोल रहा, फिर टेलर बोल रहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क की स्टडी करनी चाहिए, वर्क की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, वर्क का स्टडी करना चाहिए। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब ये 2024 का ही क्वेश्चन है, मैं लाऊंगी इसमें, देखना। जैसे पूछता है कि टेलर का इसमें कौन कौन सा है इंक्लूड, जैसे टेलर जब स्टडी कर रहा तो कौन कौन सा इसमें इंक्लूड है, जैसे ये सब आया था, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिक स्टडी, तो कौन सा नहीं है, तो जो नहीं होगा उसको हटा देंगे। तो टेलर देखो पहला क्या बोला, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप 5 टेक्निक यूज कीजिए। पहला टेक्निक क्या बोला, फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, दूसरा टेक्निक बोला कि वर्क को आप स्टैंडर्डाइजेशन बनाइए और सिंपल बनाइए, ठीक है ना। तीसरा टेक्निक क्या बोला, वर्क की स्टडी कीजिए, वर्क का स्टडी कीजिए, है ना, वर्क का स्टडी कीजिए, जो काम हो रहा ना उसका आप स्टडी कीजिए। ठीक है, तीसरा टेक्निक है, देखो क्या बोला, वर्क का स्टडी का मतलब है कि सिस्टमेटिक क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑल द ऑपरेशनल फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी असेसमेंट होते हैं ना उसको चेक कीजिए। बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी असेसमेंट होते हैं, जो भी एक्टिविटी होता है ना आप उसको चेक कीजिए। ठीक है, कैसे चेक कीजिए मैं बता रही हूँ, रुक जाओ, कहाँ गया यार ये बाबा? हम्म, ठीक है, समझो, हो गया। द The main objective of work study to improve efficiency by making optimum utilization of resource। बोल रहा है कि आपको वर्क का स्टडी करना होगा, वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क की स्टडी करनी होगी। वर्क का स्टडी का मतलब क्या है, कि आपको देखना होगा कि कैसे क्या करे, कौन सा रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, कौन सा इफेंसिव इंप्रूव होगा, क्या मैं यूज करूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूटिलाइजेशन होगा। ठीक ना, टेलर बिलीव करते हैं, टेलर बिलीव करते हैं, देखो टेलर बिलीव that efficiency can be increased endless, he advise work study to improve efficiency। टेलर बिलीव करते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क को स्टडी करेंगे ना, वर्क को स्टडी करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, जो तुम्हारा इफेंसी है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव होगा। इफेंसी, इफेंसी का मतलब आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है ना, आउटपुट अच्छा आएगा, प्रोडक्शन अच्छा आएगा। तो टेलर ने क्या किया, वर्क की जो स्टडी है ना, टेलर ने वर्क की स्टडी को 4 पार्ट में बांट दिया, कि ठीक है वर्क का तो स्टडी करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम को स्टडी करूंगा, बट मैं काम को मैं 4 पार्ट में बांटूंगा। पहला जो मैं स्टडी करूंगा, मेथड स्टडी करूंगा, मेथड स्टडी, ठीक है ना। मेथड स्टडी में मैं देखूंगा कि कि फोकस ऑन, मतलब जो मेथड स्टडी है ना, तो मैं इसमें देखूंगा कि जो बेस्ट वे क्या है, काम करने का सही तरीका क्या है, काम करने का सही मेथड क्या है। ठीक है ना, पहले मैं देखूंगा कि जो काम करने का जो तरीका है वो क्या है, क्या मैं यूज करूं कि जो मेरा तरीका एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा तरीका हो। मैं मेथड देखूंगा, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, तो मैं पहले मेथड का स्टडी करूंगा।
ठीक है ना, कि मैं कौन सा मेथड यूज करूं कि यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन हो। तो वही वाला मेथड के है ना, मैं अगर मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा एक भट्टी, यहाँ पे बिस्किट का भट्टी जो होता है यहाँ पर है, तो मैं मटेरियल्स को पास में ही रखूंगा। इजी इजी वे यूज करूंगा, बेस्ट वे काम करने के लिए, है ना। पहले मैं ये देखूंगा कि रॉ मटेरियल्स को मैं पास रखूं, तो उससे क्या एक बेस्ट मेथड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा मैं स्टडी करूंगा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है कि वर्कर कहीं थक तो नहीं जा रहे हैं, है ना। मतलब वर्कर का काम करने का मैं देख रहा हूँ कि क्या स्टैंडर्ड है, कितना देर तक काम कर पा रहा। ठीक है, वर्कर काम कितना देर कर रहा, मोशन कैसे कर रहा, मतलब थक तो नहीं जा रहा, सॉरी, थक तो नहीं जा रहा। देखो पहले मैंने क्या स्टडी किया कि मेथड, कौन सा मेथड यूज करूं, कौन सा मेथड यूज करूं। मोशन स्टडी कि वर्कर बार बार मोशन कर रहा। मान लो कि मैं यहाँ पे मोशन स्टडी का मतलब मैं बता दे रही, रुक जाओ। यहाँ पे तुम्हारा भट्टी है, मतलब काम करने का, तुम्हारा बिस्किट बनाने का यहाँ पे तुम्हारा भट्टी है। ठीक है ना, भट्टी समझ में आ रहा है ना, जहाँ बिस्किट बनता है आग में, है ना, जहाँ पे बिस्किट बनता है ये, और रॉ मटेरियल्स यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब वर्कर बार बार मोशन कर रहा, बार बार जा रहा, बार बार फिर आ रहा, फिर जा रहा, फिर बार बार आ रहा, बार बार जा रहा, बार बार आ रहा, बार बार मोशन कर रहा ना। वर्कर क्या कर रहा, बार बार मोशन कर रहा। मोशन कर रहा मतलब क्या, चलना फिरना। मोशन किसको बोलते हैं, चलना फिरना को, है ना। बार बार चल रहा फिर रहा, तो क्या हो रहा उसका, उससे वो थक जा रहा, फैटिक हो जा रहा, फैटिक, थका हुआ है। तो ये तो गलत है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं पे रॉ मटेरियल रख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर बोल फिर ये हो गया, मोशन स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया। मोशन स्टडी क्या, मोशन का स्टडी कर रहा है कि बार बार वर्कर आ रहा जा रहा, तो कहीं थक तो नहीं जा रहा। हाँ, थक जाएगा, मोशन स्टडी किया। फिर टाइम का स्टडी कर रहा। ओ, आवाज बफर हो रहा, अब देखो तो, हेलो, अब आवाज आ रहा, देखो तो, हेलो, आवाज क्लियर आ रहा, बोलो तो। हाँ क्लियर है। हाँ, देखो, देखो, टेलर क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बोलता है 5 टेक्निक है। पहला फंक्शनल फोरमैनशिप, फिर दूसरा बोल रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन। तीसरा बोला वर्क की स्टडी करना। वर्क स्टडी को उसने 4 पार्ट में बांटा है। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी के एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मेथड यूज करे कि ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट अच्छा हो। दूसरा की मोशन स्टडी करना। मोशन स्टडी का मतलब कि वर्कर बार बार आना जाना करेगा तो कहीं थक तो नहीं जा रहा, ये स्टडी। टाइम स्टडी, वर्कर को रेगुलर काम करने नहीं देना है। अब जैसे बोलेंगे वर्कर को तुम दिन भर काम करो, ठीक है ना, अब मैं तुम लोगों को दिन भर पढ़ाऊंगी, जैसे जब मैं रेगुलर पढ़ाती जा रही, गैपिंग ले नहीं रही, तो मैं तो थक जाऊंगी ना। टाइम स्टडी फिर किया वर्कर का कि चलो 4 घंटा का गैपिंग दे रहे हैं, ठीक ना। फिर फैटिक स्टडी, फैटिक का मतलब थकना। फिर देख रहा कहीं मैं रेगुलर काम करवा रहा हूँ वर्कर से, बार बार काम करवा रहा हूँ, तो वर्कर थक जा रहा है ना। वर्कर तो यहाँ पे टेलर 4 चीज का स्टडी किया है। मेथड स्टडी किया है, मोशन स्टडी किया है, टाइम का स्टडी किया है, और फैटिक स्टडी किया है। फैटिक मतलब थकना होता है, थकना थकना, ठीक ना, थकना, हरासमेंट हो जाना। तो वर्क स्टडी में टेलर ने क्या क्या यूज किया है, क्या क्या स्टडी किया है, मेथड स्टडी किया है, मोशन स्टडी किया है, टाइम स्टडी किया है, फैटिक स्टडी किया है कि वर्कर कहीं थक तो नहीं जा रहा है, इसका वजह से आउटपुट कम आ रहा है। पूरा अगर स्टोरी समझोगी तो समझो। टेलर जो है ना, एक कंपनी में आकर रिसर्च करते हैं। जब वो कंपनी में रिसर्च करते हैं ना, क्योंकि वो कंपनी बहुत पीछे जा रहा था, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत पीछे जा रहा था, तो टेलर को बुलाया गया था कि आप आइए स्टडी कीजिए, आप पता कीजिए कि क्यों आउटपुट नहीं आ रहा। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो वो बोला कि देखिए भाई, आपको ऑर्गेनाइजेशन में 5 टेक्निक चाहिए, 4 प्रिंसिपल चाहिए। 4 प्रिंसिपल मैंने बता दिया। 5 प्रिंसिपल में इन्होंने बोला कि भाई आप फंक्शनल फोरमैनशिप कीजिए, काम को 2 पार्ट में बांट दीजिए। उसके बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर स्टैंडर्ड वर्क बनाइए। पहले तो प्रोडक्ट अच्छा बनाइए कि लोगों को पसंद आए, ठीक ना, स्टैंडर्ड वर्क बनाइए, स्टैंडर्ड काम कीजिए। उसके बाद आप काम को सिंपल बनाइए, ताकि वर्कर भी काम को अच्छे से कर पाए। उसके बाद बोला कि भाई उसके बाद मैं वर्क स्टडी करूंगा, वर्क स्टडी में आपका जो लेबर है मैं उनके पे ऊपर स्टडी करूंगा। तो बोला ठीक है। तो मेथड स्टडी किया, मोशन स्टडी किया, टाइम स्टडी किया, फैटिक स्टडी किया, ये 3 स्टडी हो। देखो, जो ये वाला छूट गया था, ये वाला देखो 4 नंबर, ठीक है ना, 4 नंबर छूट गया था। यहाँ पे समझो 4 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है ना। डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम, ठीक है ना, ये बहुत हल्का है, ये ज्यादा भारी नहीं, समझो। बोल रहा ना कि भाई अपना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना है आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंशियल प्राइस बेज सिस्टम रखना है। ये बता रखी हूँ, बोला पता है। अब अगर आप एक पर्सन को बोलिए कि 10 10 यूनिट काम करो, ठीक है,
10 यूनिट आप उसको काम करने दो, ठीक है, 10 यूनिट काम करने दो, तो वो आपको ना, वो आपको 10 यूनिट काम करके दे, और आप बोलो कि 10 यूनिट का मैं आपको 100 रुपए दूंगा, ठीक है, 100 रुपए दूंगा, तो वो आपको 1 घंटा में करके देगा 10 यूनिट, ठीक है। फिर आप उसी पर्सन को बोलिए कि तुम 40 यूनिट करो, तुम 40 यूनिट काम करो, ठीक है, तुम 40 यूनिट काम करो, मैं तुमको 200 रुपए दूंगा, बट 1 घंटा में ही तुमको करना है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, वर्कर जो है ना, वो देखो तुम्हारे यहाँ पे 10 यूनिट 1 घंटा में काम कर रहा था, ठीक है ना, तुम यहाँ पे क्या की, डबल पैसा कर दी, 200 रुपए कर दी, ठीक है ना, 200 रुपए की, जब तुम 200 रुपए की, तुमको यहाँ पे 3 गुना काम ज्यादा करके दे रहा, मतलब 2 गुना ज्यादा काम करके दे रहा, देखो 40 यूनिट कर रहा 1 घंटा में ही। क्यों? क्योंकि पैसे से ना इंसान मोटिवेट होता है, इनिशिएटिव उसको मिल गया, उसके अंदर एक इनिशिएटिव आ गया, ठीक है, उसके अंदर एक मोटिवेशन आ गया। अब वो ना, वो देखेगा कि मेरा पैसा डबल हो गया है ना, तो मैं 10 यूनिट की जगह 4 यूनिट ही कर लूंगा 1 घंटा में। तो बोला कि भाई आप डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम अपनाओ, ये टेक्निक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनाओ। मान लो कि आप 10 यूनिट का 100 रुपए दे रहे थे वर्कर को, ठीक है ना, और वो 1 घंटा में 10 यूनिट कर रहा था, आप उसको डबल कर दो, ठीक है ना, डबल बोलो कि हम आपका सैलरी दुगना कर रहा हूँ, ठीक है ना, दुगना करके आप उसको दुगना काम करने मत बोलो, तिगना भी मत बोलो, चौगना बोलो, 40 यूनिट बोलो काम करने के लिए, देखो आपको कितना फायदा हो रहा, देखो कितना है। एक वर्कर आपका 40 यूनिट, यानी एक वर्कर आपका 4 वर्कर के बराबर काम करेगा 1 घंटा में ही। तो आप जो वेज का मतलब पता है ना, पैसा होता है, तो आप ना डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम रखो, ये वाला सिस्टम रखो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट भी अच्छा आएगा, ठीक है। बोला बताओ, टेलर का टेक्निक समझ में आया कि नहीं आया, जो ये 5 टेक्निक्स था टेलर का, समझ में आया कि नहीं। फंक्शनल फोरमैनशिप को क्या बोला कि 8 पार्ट में बांट दो, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड सिंपलीफिकेशन मतलब कि काम को स्टैंडर्ड करो, और वर्कर का जो रॉ मटेरियल है उसको सिंपल जगह पे रखो, है ना, सिंपल वो काम को सिंपल कर दो, काम को सिंपल कर दो, है ना, तब आउटपुट ज्यादा आएगा। फिर इन्होंने क्या बोला कि मेथड स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, टाइम स्टडी करो, फेटिक स्टडी करो एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उन्होंने बोला कि आप डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम रखो, अगर आप 10 यूनिट का 100 रुपया दे रहे थे ना, उसको डबल कर दो, लेकिन आप उसको डबल काम करने मत बोलो, 4 गुना काम करने बोलो। फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटल रिवोल्यूशन कीजिए, मतलब इंप्लॉय के बीच में और मैनेजर के बीच में हार्मोनी बना के रहें, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा ना, तो दोनों आपस में बातचीत करेंगे, तो वर्कर को भी एक अच्छा फीलिंग आएगा, तो इंप्लॉय भी बहुत खुशी खुशी काम करेंगे, खुशी खुशी अच्छा से काम करेंगे कि देखो मैनेजर मेरा कितना रिस्पेक्ट करता है, और मैनेजर को भी आउटपुट अच्छा मिलेगा, है ना, वर्कर काम अच्छा करेगा तो मैनेजर का भी अच्छा होगा, कि ये मैनेजर का जो मैनेजर इसको बोला कि भाई तुमको 40 यूनिट काम करना है, तो ये खुशी खुशी काम करेगा, है ना, ये मैनेजर का भी बात मानेगा कि मैनेजर मेरे साथ इतना अच्छा से रह रहा, हार्मोनी रह रहा, तो अच्छा से खुशी से काम करेगा। अब मैनेजर और वर्कर के बीच में बात ही नहीं है, तो वो तो एक दूसरे से बातचीत नहीं, तो वो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करेगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा काम करने में, ये वर्कर बोल रहा, ठीक है ना। तो वर्कर क्या बोला, देखो ये टेलर क्या बोलता है, टेलर क्या बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या बोला कि 4 प्रिंसिपल होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, 4 प्रिंसिपल में कल पढ़ा चुकी हूँ, साइंस नॉट डिस्कोर्ड, ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, है ना, हार्मोनी नॉट डिस्कोर्स, फिर तीसरा वाला क्या था, कॉपरेशन, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, फोर्थ क्या है तुम्हारा, डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर कैपेबिलिटीज एंड प्रोस्पेरिटी, ये 4 था तुम्हारा प्रिंसिपल। और टेक्निक्स कितना बोला, टेक्निक्स 5 बोला, प्रिंसिपल 4 बोला, टेक्निक्स 5 बोला। तो प्रिंसिपल कौन कौन बोला, टेक्निक्स कौन कौन से बोला, एक बोला कि टेलर बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट अच्छा करने के लिए 5 साइंटिफिक टेक्निक्स होना जरूरी है, ठीक है ना। तो पहला क्या था बोला, फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा वर्क की स्टडी, फोर्थ डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम, और फिफ्थ क्या बोला, मेंटल रिवोल्यूशन। अगर तुमसे पूछे व्हाट इज ए मेंटल रिवोल्यूशन, तुम क्या बोलेगी, मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब है इंप्लॉय और वर्कर के बीच में हार्मोनी, ठीक है, बस यही वर्ड यूज कर लेना, हार्मोनी, इंप्लॉय एंड वर्कर के बीच बीच में क्या होना चाहिए, हार्मोनी। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में भी यही क्वेश्चन वही आ गया, मेंटल रिवोल्यूशन, 4 आ गया मेंटल रिवोल्यूशन,
चौथा में आ गया मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक ना। 4 नंबर क्या बोल रहा है, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब वही बात बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस में जब मैनेजर और वर्कर दोनों साथ होते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो करेगा, जब मैनेजर और वर्कर दोनों के बीच में दोस्ती होगी, दोनों के बीच में हार्मोनी होगी, दोनों के बीच में बातचीत होगी। जब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा ना, तो काम अच्छा होगा, ठीक है ना। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेंटल रिवोल्यूशन होगा, तब आपका ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट अच्छा आएगा। तो मेंटल रिवोल्यूशन क्या है, पूछा गया कि मेंटल रिवोल्यूशन क्या है, बोला मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब है, मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब है कि जब वर्कर और मैनेजर के बीच में दोस्ती हो, हार्मोनी हो, ठीक है ना। एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में जब हार्मोनी होगी ना, इसको मेंटल रिवोल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपोर्टेंस ऑफ द हार्मोनी एंड कॉपरेशन ओवर डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, हार्मोनी एंड कॉपरेशन होना चाहिए। किसके और किसके बीच में, मैनेजर एंड वर्कर के बीच में। तब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है